हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4 डिटर्मिनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। देखिए, डिटर्मिनेंट होता है एक यूनिक नंबर जो हर मैट्रिक्स के पास होता है, हर स्क्वायर मैट्रिक्स के पास होता है। ठीक है, मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उससे रिलेटेड वो एक नंबर होगा। वो रियल हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, पर यूनिक होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एक मैट्रिक्स के दो हैं डिटर्मिनेंट्स हैं या उससे ज़्यादा डिटर्मिनेंट्स हैं, नहीं, हर मैट्रिक्स का एक ही डिटर्मिनेंट होगा और इसे हम शो करते हैं DETA या फिर मोड ए से, और इसे पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ए। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? उसे मोड में रख के, यानी पहले हम शो कर रहे थे मैट्रिक्स को बड़े ब्रैकेट से, डिटर्मिनेंट को शो करेंगे मोड से। और सबसे बड़ी बात हमें ये याद रखना है कि डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं होता है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 बाय 1 मैट्रिक्स की। 1 बाय 1 मैट्रिक्स में एक रो और एक कॉलम है, तो एक ही एलिमेंट है और वही हमारा डिटर्मिनेंट है। ओके, अब 2 बाय 2 मैट्रिक्स की बात करते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स हमें गिवन है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले हम इसे मोड में लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, A22 को A11 से मल्टीप्लाई और A21 को A12 से, यानी कि पहले राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, और बीच में साइन जो आएगा वो आएगा माइनस का। इसी तरह हम 3 बाय 3 की भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एक्सपेंशन करना होगा, तो मैं यहाँ पे एक्सपेंड कर रही हूँ इसे R1 के अलोंग। ठीक है, यानी A11, A12 एंड A13। तो सबसे पहले मैं A11 लिखती हूँ। अब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो छोड़ दूंगी। उसके अलावा जो भी एलिमेंट्स बचे उनका मैं डिटर्मिनेंट लूँगी, यानी कि A11, और मोड में क्या होगा, A22, A23, A32 एंड A33। इसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूँगी। साथ में यहाँ मैंने लिखा है -1 की पावर 1 + 1। ये क्या है? ये जनरल फॉर्म में है -1 की पावर I + j। यहाँ I है नंबर ऑफ रो और j है नंबर ऑफ कॉलम। I और j की वैल्यूज़ हम इन कोफिशिएंट से लेंगे है ना, A11, A12 एंड A13। तो यहाँ I 1 है और j भी 1 है। इसे हम शॉर्ट वे में देखते हैं कि अगर I + j इवन है तो +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ओड है तो -1 से। या इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आप मैट्रिक्स में अल्टरनेटिव वे में प्लस एंड माइनस नोट कर लीजिए। फिर जो भी हम लिख रहे हैं लाइक A11, तो अभी इसके आगे प्लस का साइन है तो हम प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आगे माइनस का साइन है तो माइनस से। इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, पर हमें ध्यान रखना है ये अल्टरनेटिव वे में हो, लाइक प्लस माइनस प्लस। ओके, अभी A12 है फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम, तो वो सारे एलिमेंट्स छोड़कर बाकी एलिमेंट्स से हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। इसी तरह हम थर्ड स्टेप में करेंगे। अब देखिए, अब हमारे पास जो ये तीनों मैट्रिसेस बनी है, ये तीनों 2x2 की मैट्रिसेस हैं, है ना। और हमने अभी अभी देखा कि 2 बाय 2 की जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो हम इन तीनों का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप में होगा A11 ब्रैकेट में A22, A33 -A32, A23। इसी तरह बाकी दोनों स्टेप्स, जैसे सेकेंड स्टेप में होगा A21, A33 -A31, A23, और इसी तरह से थर्ड स्टेप में। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है कि राइट फिर लेफ्ट, यानी पहले राइट टू लेफ्ट फिर लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई माइनस सेकेंड और थर्ड का। ओके, अब एक बात हम देखते हैं कि जब भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो जिस भी रो या कॉलम के अलोंग हम उस
हम उस मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर रहे हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें मैक्सिमम ज़ीरो हो। ऐसा इसलिए कि जब हम किसी ऐसे रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो है, तो उसके वो ज़ीरो वाले स्टेप तो ऑटोमेटिक ही पूरे ज़ीरो में बन जाएंगे, क्योंकि जिस रो या कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंड करते हैं उस उन्हीं मतलब एलिमेंट से तो मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे A11 ज़ीरो होगा तो ये टर्म ज़ीरो। अब हमें सिर्फ इन दो स्टेप्स को सॉल्व करना है। इसी तरह से अगर सेकंड स्टेप भी ज़ीरो होता है तो हमें सिर्फ एक स्टेप को सॉल्व करना होगा। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जिस भी रो या कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो हो। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स इस तरह से हैं कि A इज़ इक्वल टू KB। यहाँ A और B स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और K कोई नंबर है, तो वो इस तरह से होगा कि मोड ऑफ A इज़ इक्वल टू K के पावर n मोड ऑफ B, जहाँ n है वो A और B का ऑर्डर है। चलिए अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की, जिसे हम शो करते हैं डेल्टा से। मान लेते हैं हमारे पास वर्टिसेस हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो हम डेल्टा को मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं और इसे एक्सपेंड करने पर हमारे पास डेल्टा की वैल्यू ये आएगी 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अभी यहाँ पे डाउट हो सकता है कि ये स्टेप तो माइनस होना चाहिए, तो यहाँ प्लस कैसे आया। तो चलिए हम इसे ना एक्सपेंड करते हैं। मैं इसे एक्सपेंड कर रही हूँ फर्स्ट कॉलम के अलोंग C1। तो देखिए x1 फर्स्ट रो और कॉलम को छोड़कर हमारे पास मैट्रिक्स बनी y2 1 y3 1, फिर माइनस x2, ये माइनस होगी ना, टर्म सेकंड है, प्लस माइनस प्लस, तो ये हमारी मैट्रिक्स बनेगी y1 1 y3 1। इसी तरह से x3 y1 1 y2 1। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो होगा x1 y2 माइनस y3 माइनस x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड स्टेप सेम है। सेकेंड स्टेप में अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी वही बन जाएगी। ओके, क्योंकि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर एरिया गिवन है और उसके बाद हमें कोई भी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो हम जो डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे ना, तो वो एरिया को हम प्लस भी लेंगे और माइनस भी। इसका मतलब क्या है कि हमें कोई वर्टिसेस गिवन है और फिर हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम नॉर्मल कर लेंगे और जो भी आंसर आएगा हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू काउंट करेंगे, क्योंकि एरिया पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में एरिया गिवन है और उससे हमें कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है या कुछ और फाइंड करना है, तो हम एरिया की जो वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, है ना। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है the area of triangle formed by 3 collinear vertices is 0. It means collinear vertices से बने हुए ट्रायंगल का एरिया हमेशा 0 होता है। अब कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है कि एक ही लाइन में जो पॉइंट्स है ना, उन्हें हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, अब हम बात करते हैं माइनर क्या होता है। देखिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स A है जिसका हमने डिटर्मिनेंट लिखा है। हमें एक एलिमेंट F है जिसका माइनर फाइंड आउट करना है। तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, देखिए F कौन सा एलिमेंट है, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम में, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम जिसे हम A23 लिख सकते हैं। तो M23 क्या होगा, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट्स छोड़ दीजिए और जो मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लीजिए।
यानी कि ये सारे एलिमेंट्स छोड़ दें तो हमारे पास मैट्रिक्स बनी ए बी और जी एच। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए एच माइनस जी बी। ये हमारा माइनर है, यानी कि जो भी एलिमेंट का हमें माइनर फाइंड आउट करना है वो किस रो और कॉलम में आ रहा है वो एलिमेंट्स छोड़ दीजिए, बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं उनकी मैट्रिक्स बनाकर उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, वो हमारा माइनर होगा। जैसा कि नीचे लिखा भी है कि ऑब्टेन बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम इन विच f लाइज। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कोफैक्टर, जिसे हम शो करते हैं ए आई जे से। माइनर को -1 की पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा कोफैक्टर हो जाएगा। और i और j नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। देखिए जैसे कि इस एग्जांपल में था, हम f का ही कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। माइनर हमने निकाल लिया है, i और j की वैल्यूज़ है, तो इसे अगर मैं -1 की पावर 2 + 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब ये मेरा कोफैक्टर बन गया है। ओके, अब एक टर्म आती है डेल्टा। वो क्या है, ये डेल्टा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, जिसे हम इक्वेशन के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं a11 a11 प्लस a12 a12 प्लस a13 a13। ओके, तो हमने पहले एक एग्जांपल सॉल्व किया था जिसमें हमें मैट्रिक्स ए गिवन थी। हम इस मैट्रिक्स ए के सभी एलिमेंट्स के लिए कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एलिमेंट के लिए हम करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो इसके एलिमेंट्स छोड़ देते हैं, बाकी की हम मैट्रिक्स बना के उसका डिटर्मिनेंट लेंगे और -1 की पावर 1 + 1। इसी तरह हम बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए भी कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर किसी भी रो या कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम किसी दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर उनका सम फाइंड आउट करते हैं तो वो हमेशा 0 होगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कोई भी रो या कॉलम को उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से ही मल्टीप्लाई करना है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इसे शो करते हैं ए डी जे ए से, और एडजॉइंट होता क्या है, जो कोफैक्टर्स से एक मैट्रिक्स बनी है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है P, इसके कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स C होगी तो इसका एडजॉइंट P होगा इन कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब देखिए मैट्रिक्स A है एक 2x2 की, हमें इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो हम इसके कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, लेकिन इसकी एक ट्रिक भी है। वो ट्रिक क्या है, जो फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट है उन्हें इंटरचेंज कर दीजिए और जो सेकंड और थर्ड एलिमेंट है उनके साइन चेंज कर दीजिए। इस ट्रिक से सिर्फ कुछ सेकंड में ही हमें हमारा एडजॉइंट ए मिल जाएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टी। ए एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए डॉट ए इक्वल्स टू मोड ऑफ ए आई, ये प्रॉपर्टी है एडजॉइंट की। नेक्स्ट इज अगर मोड ऑफ ए 0 है तो ए जो होगी वो होगी हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर मोड ऑफ ए 0 नहीं है तो वो होगी हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर चेक करने के लिए हमें मोड ऑफ ए चेक करना पड़ेगा। एक चीज़ और हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि जो ए इन्वर्स होगा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का होगा, उसे हम आगे देखेंगे। अब मान लीजिए ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो ए बी और बी ए भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही होंगी। मोड ऑफ ए बी इक्वल्स टू मोड ऑफ ए डॉट मोड ऑफ बी। ए ऑर्डर एन की मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मोड ऑफ ए की पावर n माइनस 1। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मोड ऑफ ए एडजॉइंट ए। देखिए अगर एडजॉइंट ए 0 हो जाएगा तो उसका इन्वर्स नहीं निकल सकता ना, इसीलिए मोड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, यानी कि कोई भी सिस्टम जिसका सॉल्यूशन हो
और इनकंसिस्टेंट सिस्टम जिसका सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट ना कर रहा हो। अब मान लीजिए हमें एक सिस्टम गिवन है, इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए, जो सारे कोफिशिएंट्स हैं उन सब से बनेगी मैट्रिक्स ए, एक्स वाई जेड से बनेगी मैट्रिक्स एक्स, और यहाँ से बनेगी मैट्रिक्स बी। इसे हम लिखेंगे ए एक्स इक्वल्स टू बी। ओके, और यहाँ से हम ए इन्वर्स भी निकाल सकते हैं क्योंकि एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। अब ये आया कैसे? लेकिन यहाँ मोड ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये हमें याद रखना होगा। अब देखिए, ए एक्स इज इक्वल टू बी में ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ए इन्वर्स ए इक्वल्स टू आई, तो एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। ओके, अब ए एक्स इज इक्वल टू बी के लिए फर्स्ट कंडीशन इज मोड ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर ज़ीरो है तो फिर दो कंडीशंस लग जाते हैं, एडजॉइंट ए डॉट बी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो तो नो सॉल्यूशन, और अगर एडजॉइंट ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो तो मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट, यानी कि उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं पहले ही अपने चैनल पर यूट्यूब शॉर्ट्स में अपलोड कर चुकी हूँ, आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करने का तरीका भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।